सभी साथियों को नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं रामचंद्र त्यागी पुनः एक नए वीडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत हूँ। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण विषय बिंदुओं पर मैं आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और ये महत्वपूर्ण विषय बिंदु देश हित और जनहित से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, निश्चित रूप से इस पर चर्चा होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि इस देश के जितने भी जागरूक लोग हैं उनको भी इस विषय बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए और लोगों के बीच जाकर चर्चा करनी चाहिए, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में जो गांवों में निवास करते हैं उनके बीच जाकर इन बातों को रखने की आवश्यकता है। तो चर्चा होनी चाहिए साथियों। तो इस समय इस देश में एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा प्रभावी तरीके से चल रहा है, जो सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ तक, न्यूज़ से लेकर विपक्ष तक बड़ा जोरदार तरीके से इस बात को कह रहा है और इस संबंध में सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर विपक्ष तक इन बातों का विरोध कर रहा है, प्रोटेस्ट कर रहा है। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, जो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली तक फैली हुई हैं, लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई हैं। और एक्सपर्ट और इतिहासकार बताते हैं कि जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं 250 करोड़ साल पुरानी हैं, या यूँ कह लें कि ये भारत भूमि की वो आत्मा है, वो पहाड़ियाँ। तो जिस बात का प्रोटेस्ट हो रहा है, जिस बात का विरोध हो रहा है, एक नए नियम के तहत सरकार ने अपने कुछ साथियों को, कुछ अपने मित्रों को, या यह कह लें कि अपने कुछ पूंजीपति बिजनेसमैन साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक नए नियम के तहत, जिसमें ये कहा गया है कि 100 मीटर से जो कम की पहाड़ियाँ, उन्हें पहाड़ी नहीं मानी जाएगी, उन्हें साफ किया जाएगा, उन्हें काटा जाएगा। तो साथियों, जो 100 मीटर से कम की जो पहाड़ियाँ हैं, नए नियम के तहत उनको काटा जा रहा है, उनका माइनिंग किया जा रहा है, जिसका विरोध बहुत व्यापक पैमाने पर इस देश में इस समय चल रहा है। तो साथियों, कहने वाले ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इन पूरे परिक्षेत्र में जो 800 मीटर परिक्षेत्र में ये पहाड़ियाँ जो फैली हैं, जो पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई हैं, उनमें 90% 100 मीटर से कम की पहाड़ियाँ हैं। तो साथियों, अगर इन पहाड़ियों को काट दिया जाएगा या निसाफ कर दिया जाएगा तो उन वन जीवों का क्या होगा, उन नदी झरनों का क्या होगा। हमारे देश में जो मौसम के साथ जो मानसून बनते हैं, जो बारिश होती है, जो पर्यावरण के लिहाज से बेहतर है, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से साथियों, अगर ये माइनिंग का काम वहां पे किया जा रहा है तो निश्चित रूप से कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। और कहने वाले कह रहे हैं ये कि उन पहाड़ियों में बहुत सारा कॉपर, बहुत सारा जिंक, बहुत सारी खनिज संपदाएं छुपी हुई हैं, जो पूंजीपति लोग निकाल कर अपने व्यापार के लाभ के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। तो साथियों, अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से इसके दुष्परिणाम होंगे। निश्चित रूप से हम प्रलय को चुनौती दे रहे हैं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है, प्रलय आया है जिसमें लाखों लाखों लोग हताहत हुए हैं, लाखों लोगों की जान गई है, और जब प्रलय आता है तो न गरीब देखता है न अमीर देता है, उसमें सारे लोगों को समाहित होना पड़ता है। तो निश्चित रूप से अपने लाभ के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को इसमें बहुत जल्द संज्ञान लेते हुए इसका निस्तारण करना आवश्यक है। साथ ही साथियों, अभी संसद में एक बिल लाया गया मनरेगा पर, जिसमें मनरेगा का नाम बदल दिया गया, और लोग बताते हैं, सरकारी आंकड़ा बताता है कि इस देश में 12 करोड़ लोग
ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण स्तर पर 12 करोड़ लोग मनरेगा से जुड़े हुए हैं, जिसका लाभ लेते रहे हैं। तो साथियों, जो विधेयक आया जिसमें मनरेगा का नाम बदला गया, उन 12 करोड़ लोगों को पता ही नहीं, उन 12 करोड़ लोगों को पता ही नहीं चला कि हमारा मनरेगा बदल दिया गया। उनसे चर्चा ही नहीं की गई। तो साथियों, क्या महात्मा गांधी जी का नाम मनरेगा से हटा दिया गया, गांधी जी का नाम हटाया गया, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। गांधी जी के विचारों को ये सरकार अब नहीं मानने को तैयार है, अहिंसा के रास्ते को मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये सरकार अहिंसा के रास्ते से भटक कर कहीं न कहीं जो है कि भ्रमित हो गई है, जो गांधी जी के आदर्शों को मानने से इनकार कर रही है। तो बुद्ध और गांधी जी के विचारों का जो भारत रहा है, जहां अहिंसा परमो धर्म का नारा दिया जाता है, वहां गांधी जी का तिरस्कार, गांधी जी को एक सिरे से खारिज करना, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। निश्चित रूप से उन 12 करोड़ लोगों से जो अहिंसा के रास्ते पर चलकर जो रोजी रोटी अपना कमा रहे थे, जिनको सरकार एक योजना से जुड़ी हुई थी, उसका नाम बदलना मतलब उनके साथ साजिश। निश्चित रूप से उन 12 करोड़ लोगों के भावनाओं को आपने आहत किया है। निश्चित रूप से गांधी जी के आदर्शों को आपने मानने से इनकार किया है। तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए साथियों, क्योंकि एक बड़ा अहम और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस पर भी चर्चा परिचर्चा आप लोगों को करना आवश्यक है। साथ ही साथियों, SIR का मुद्दा, SIR इस देश में लाया गया, जहां बिहार में भी चुनाव SIR कराने के बाद हुआ, उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में SIR का काम चल रहा है, जिस पर समय समय पर डेडलाइन बढ़ाई गई। विपक्ष के दखल अंदाजी के बाद जो है कि डेट बढ़ाए गए, और 1-2 दिन में ये डेडलाइन खत्म होने वाली है। अभी सुनने को मिला, मैं सुन रहा हूं कि हो सकता है कि फिर SIR का डेडलाइन बढ़े। साथियों, 2,91,00,000 SIR के फॉर्म अभी जमा नहीं हुए। जो फॉर्म वितरण हुए थे, जो लोगों तक फॉर्म पहुंचे थे, 2,91,00,000 अभी फॉर्म वापस नहीं आ पाए। तो चुनाव आयोग ने पुनः, उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने पुनः एक चिट्ठी लिखकर जो है कि समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। लेकिन SIR में बहुत सारी भारी मात्रा में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय का नाम काटा गया। 2003 के आधार पर, 2003 की जो वोटर लिस्ट है, जिसमें उनके परिजनों का, उनके माता पिता या उनके अन्य परिजनों का नाम रहा है, उसके आधार पर लोगों का नाम जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि 2003 के लिस्ट में जिनके माता पिता का नाम रहेगा, उनका नाम ही जुड़ पाएगा, और जिनका नहीं रहेगा, जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में, उनका नाम नहीं जुड़ पाएगा। तो क्या 2003 के बाद जितने चुनाव हुए, जिनमें बहुत सारे लोगों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, वो अवैध था? या उससे चुनी हुई सरकारें, 2003 के बाद चुनी हुई सरकारें, वो अवैध थी? या वर्तमान समय में जो चुनी हुई सरकारें चल रही हैं, केंद्र से लेकर प्रदेश तक, वो अवैध हैं? तो निश्चित रूप से SIR एक साजिश है, लोगों को भटकाने की एक साजिश है, लोगों को उलझाया गया। तो बहुत सारे लोग इस योजना से, इस SIR के हथियार का शिकार हुए हैं। तो अब SIR की डेडलाइन जब खत्म होगी, तो फिर नाम जोड़ने का नोटिस आएगा और नाम जोड़ने का काम किया जाएगा। तो मैं अपने देश के सभी लोगों से, अपने प्रदेश के सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि फॉर्म 6 और 7 जब आएंगे, नाम बढ़ाने की बात जब आएगी, तो थोड़ा प्रयास कर
अधिक से अधिक जागरूकता दिखाते हुए, अपने वोट के अधिकार को समझते हुए, अपने वोट की ताकत को समझते हुए वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने की मुहिम को तेज करना होगा, ताकि हमको जो एक वोट का अधिकार मिला है, जिससे हम अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। साथियों, अगर वोटर लिस्ट में हमारा अगर नाम नहीं होगा तो निश्चित रूप से इस देश के हम नागरिक नहीं हैं। और जब इस देश के हम नागरिक नहीं हैं तो साथियों, इस देश में अगर हम रह रहे हैं, हमारे अगर छोटे बड़े मकान है, खेत है, खलिहान है, जमीन है, उन पर हमारा दावा नहीं रहेगा। तो अपनी नागरिकता को बचाने के लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करके वोटर लिस्ट में अधिक से अधिक मात्रा में जो है कि नाम जुड़वाने की मैं अपील करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं। तो एक प्रमुख मुद्दा है, इस पर भी लोगों से चर्चा करके नाम बढ़वाने की आवश्यकता है। जो साथी छूट गए हैं उन्हें पुनः अपना वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने की आवश्यकता है। साथियों, इस देश का एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा रहा है शिक्षा, नौकरी, आरक्षण का। तो साथियों, नौकरी है नहीं, नौकरी के नाम पर पढ़े लिखे नौजवानों को लॉलीपॉप थमाया गया, नौकरी में आरक्षण खत्म किया जा रहा है, शैक्षिक रूप से शिक्षा से हमको दूर किया जा रहा है ताकि हम शैक्षिक रूप से मजबूत न हो सके। जब हम शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो निश्चित रूप से विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएंगे। साथियों, इस देश में जहां पाठशाला बंद हो और मध्यशाला खुली हुई हो, तो इस देश का ये दुर्भाग्य है, इस देश के नौजवानों का दुर्भाग्य है, इस देश की आने वाली पीढ़ियों का ये दुर्भाग्य होगा कि हम शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं हुए, हमें शिक्षा से दूर रखा गया। निश्चित रूप से ये गंभीर एक मुद्दा है। तो मैं समझता हूं कि साथियों, हम अपने आरक्षण को तभी बचा पाएंगे जब हम शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे। नौकरी हमारे पास नहीं है। आत्मनिर्भरता का नारा देकर हमको गुमराह किया गया कि आप आत्मनिर्भर बनो और अपने सदियों पुरानी जो आपके बाप दादा, आपके पूर्वज करते रहे हैं जो कार्य, उनको करने के लिए उकसाया गया कि आप आत्मनिर्भर बनो, खुद आप सेल्फ डिफेंस बनो। तो मैं समझता हूं कि अगर हमारे पास शिक्षा नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी, तो हम कितना आत्मनिर्भर बन पाएंगे। हमारी उपस्थिति अगर हर जगह नहीं होगी तो हम कितना आत्मनिर्भर बन पाएंगे। न हम शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे, न हम सामाजिक रूप से मजबूत होंगे, न हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, न हम राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे। तो निश्चित रूप से शिक्षा जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जब हम शैक्षणिक रूप से मजबूत होंगे तो हमारा दावा हर जगह होगा। तो अभी नौकरी तो नहीं मिल रही है, लेकिन शैक्षणिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। तो ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनको अवसर आने वाले समय में मिल सके और अपनी बात वो कह सके, अपनी लड़ाई लड़ सके, अपने अधिकारों की पहचान कर सके, अपने संवैधानिक अधिकारों को मजबूत कर सके। तो इस पे भी चर्चा होनी चाहिए साथियों। और एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है, बाबा साहब ने बड़े प्रयास, बड़े संघर्षों के बाद इस देश के हर नागरिक को, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो झाड़ू लगाने वाला हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया। तो उस एक वोट की बदौलत आज देश में सरकारें बनती हैं, चुनी जाती हैं। उन सरकारों का दायित्व बनता है कि जो इस देश के नागरिक हैं उनके लिए सुनहरे जीवन के सुनहरे अवसर लाए, उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़े। तो हमें अपने एक वोट के अधिकार को पहचानना होगा, क्योंकि हमारे एक वोट के दम पर ही सरकारें बनती बिगड़ती हैं। और हमारे एक वोट की देन है कि आज सत्ता में लोग पहुंचकर गरीबों को दरकिनार कर कर, उनको अनदेखा कर कर अपने कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं।
ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ रुपए में, कुछ पैसों में, साड़ी में, शराब में, मुर्गा पर हम अपना वोट बिना सोचे, बिना समझे, बिना मंथन किए ऐसे लोगों को दे देते हैं जो अपनी तिजोरी भरने का काम करते हैं, अपने लोगों को माला माल करने का काम करते हैं, अपना जीवन स्तर ऊंचा बनाने का काम करते हैं। उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं, उनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, उनको नौजवानों से कोई लेना देना नहीं, उनके पढ़े लिखे बेरोजगारों से कोई लेना देना नहीं। तो साथियों, हमें आने वाले समय में अपने वोट का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बहुत हो चुका। जीवन के 11-12 साल निकल गए जिंदगी के, और मैं समझता हूं कि जिंदगी के अगर 5 साल यूं ही बर्बाद हो जाए लॉलीपॉप के नाम पर, तो जिंदगी के 5 साल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है जीवन में। अगर जीवन से 5 साल निकल जाए तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा पल, एक बहुत बड़ा क्षण, एक बहुत बड़ा समय निकल गया। वो समय आएगा नहीं। और नौकरी की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो जिंदगी के 5 साल शिक्षा और नौकरी के नाम पर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 5 साल हमें नौकरी नहीं मिलती है, अगर 5 साल शिक्षा में हम अपना योगदान नहीं दे पाते, तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। तो साथियों, वर्तमान समय में जो भी साजिशें चल रही हैं, वो हमको दास बनाने, हमको गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को समझने का प्रयास कीजिए, और आने वाले समय में अपने वोट का सही प्रयोग कर विकास के सारे रास्ते खोलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम बहुत तेजी से दास प्रथा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। साथ ही आप सभी इस देश के जागरूक मतदाता हैं, जागरूक नागरिक हैं। इस देश के तमाम खनिज संपदाओं पर, देश के तमाम संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार है। अमीर का, गरीब का, अगड़े का, पिछड़े का, दलित का, अल्पसंख्यक का, सारे लोगों का समान अधिकार है। तो यहाँ की भारतवर्ष की जो मूल निवासी हैं, इस देश की आत्मा है, उनको जंगलों से न उजाड़ा जाए, पहाड़ों से न उजाड़ा जाए। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पर चर्चा होनी चाहिए साथियों। ये देश हमारा है, आपका है, हम सभी का है। हम इस देश की पहचान है। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो हम और आप भी नहीं रहेंगे। तो सारे लोगों के अस्तित्व की लड़ाई फंसी हुई है। निश्चित रूप से चर्चा करके आगे बढ़ने की जरूरत है। हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं चंद बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता था। फिर अवसर आएगा, फिर समय आएगा, मैं अपनी बात रखूंगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय भीम। नमो बुद्धाय।